और जिन अदालतों में एक स्त्री तराजू लिए हुए आंखों पे काली पट्टी बांधकर अगर खड़ी हुई हो, तो वहां आप न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? क्योंकि धृतराष्ट्र की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, इसलिए धृतराष्ट्र कभी न्याय नहीं कर पाया। कैसे संभव है वहां न्याय मिलेगा? इसलिए हिंदुस्तान में न्याय की व्यवस्था आपको लानी पड़ेगी। ये तो अन्याय की व्यवस्था है जो चल रही है। अंग्रेजों ने चलाई थी ये अदालत, तो अंग्रेजों के बाद खत्म कर देनी चाहिए थी, हमको अपनी अदालतें चलानी चाहिए थी। और सोचना चाहिए था कि अंग्रेजों से पहले 20,000 साल का 25,000 साल का ये देश है, तब कैसे फैसले होते थे। उस जमाने में फैसले होते थे गांव पंचायत में, गांव समाज फैसले करता था, गांव की अदालतें होती थी, सारे फैसले वही हुआ करते थे। तो हजारों साल अगर इस देश में ग्राम पंचायतें फैसला कर सकती हैं, तो आज क्यों नहीं कर सकती? आज भी हो सकता, बशर्ते कि इस व्यवस्था को उलटने की जरूरत है। और यह व्यवस्था इसलिए भी उलटनी पड़ेगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपको न्याय मिले, तो यह अन्याय की व्यवस्था खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस समाज में न्याय नहीं मिलता वहां अन्याय बहुत होता। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो शरीर से दिखने में हिंदुस्तानी है, आत्मा उनकी अंग्रेजों वाली है। वो अक्सर मुझसे कहते हैं कि राजीव, अगर अंग्रेज नहीं आए होते तो हिंदुस्तान में कभी न्याय की पद्धति नहीं आती। तो उनको मैं कहता हूं कि जब अंग्रेज नहीं थे तभी हिंदुस्तान में न्याय था, जब से अंग्रेज आए तब से अन्याय आया इस देश में। और इसका मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं कि हिंदुस्तान में कितना न्याय था अंग्रेजों के आने के पहले। वही पुरानी बात याद दिला रहा हूं, चंद्रगुप्त और चाणक्य के जमाने में कहा जाता है कि सबसे ज्यादा न्याय मिलता था। न्याय मिलता था तो न्याय की कोई व्यवस्था होगी तभी न्याय मिलता था। उस जमाने में सीआरपीसी नहीं था, सीपीसी नहीं था, आईपीसी नहीं था, लेकिन न्याय मिलता था लोगों को। कैसे? एक बार चंद्रगुप्त के राज्य में 2 महिलाओं में झगड़ा हो गया। किस बात का झगड़ा था? एक छोटा सा बच्चा था, 2 माताएं थी। एक माता कहती थी ये मेरा बेटा है, दूसरी माता कहती थी ये मेरा बेटा। तो जब दोनों माताओं में झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि दोनों आपस में फैसला नहीं कर पाई कि बेटा किसका है, बच्चा किसका है, तो दोनों चंद्रगुप्त की अदालत में गई। चंद्रगुप्त ने क्या किया? अपनी पूरी अदालत बिठाई और उस जमाने की जो अदालत होती थी उसमें उन दोनों माताओं को पेश किया। चंद्रगुप्त खुद सिंहासन पर बैठा और उसने एक माता से कहा कि आप सिद्ध करो कि यह बच्चा आपका है। तो हिंदुस्तानी न्याय की जो पद्धति थी उसमें वकील नहीं होता था, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी। जरूरत इसलिए नहीं थी, आप मुझे बताइए सीधी सी बात, कि अगर आपके ऊपर कोई अत्याचार हुआ है या मेरे ऊपर कोई अन्याय हुआ है, तो आप अपनी बात को ज्यादा अच्छे से कहेंगे या आपका वकील ज्यादा अच्छे से कहेगा? ये जो अंग्रेजियत की न्याय व्यवस्था है, इसमें क्या होता है कि पहले आप अपनी बात वकील को समझाइए, वकील फिर अदालत में समझाएगा। आप सीधे क्यों नहीं समझा सकते? तो हिंदुस्तानी न्याय पद्धति में वकील नहीं होता था। यह वकील की व्यवस्था तो अंग्रेजों की डाली हुई है, और अंग्रेजों की इस व्यवस्था को गांधी जी कहते थे ये दलाली का काम है। इसलिए गांधी जी ने अपनी वकालत की डिग्री जला दी थी और बैरिस्ट्री की नौकरी छोड़ दी थी उन्होंने। वो मानते थे कि ये दलाली का काम है, इसमें न्याय नहीं मिलता कभी। तो चंद्रगुप्त की अदालत में जब दोनों बहनों के ऊपर मुकदमा चालू हुआ, तो एक बहन से चंद्रगुप्त ने कहा कि आप सिद्ध करो कि ये बच्चा आपका है। तो एक बहन खड़ी हो गई, उसने सिद्ध किया कि बच्चा उसका है। तब चंद्रगुप्त ने एक दूसरी बहन से कहा कि अब आप सिद्ध कर दो कि ये बच्चा आपका है। तो दूसरी बहन भी खड़ी हो गई, उसने भी सिद्ध किया कि बच्चा उसका है। चंद्रगुप्त धर्म संकट में पड़ गया कि असलियत में मां कौन है पता कैसे लगाया। तो फिर उसने कहा कि जाओ तलवार ले आओ और इस बच्चे को आधा आधा काटो। तो जैसे ही बच्चे को काटने के लिए तलवार मंगाई गई, वैसे ही चंद्रगुप्त ने देखा कि जो असली मां थी वो खड़ी हो गई, और उसने कहा नहीं नहीं, बच्चे को काटो मत, दूसरी महिला को दे दो, कम से कम ये जिंदा तो रहेगा। तो चंद्रगुप्त समझ गया कि असली मां यही है, क्योंकि अपनी आंखों के सामने बच्चे को कटता हुआ नहीं देख सकती। तो चंद्रगुप्त ने क्या किया कि नकली मां से बच्चा छीनकर असली मां को दे दिया, और इस पूरे मुकदमे का फैसला 3 मिनट के अंदर हो गया। यह थी हिंदुस्तानी न्याय पद्धति, जिसमें 3 मिनट के अंदर न्याय मिलता था। अब आप इसी मुकदमे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए, और मैं आपसे कह सकता हूं कि कम से कम 20 साल लग जाएंगे और तय नहीं हो पाएगा कि कौन असली मां है और कौन नकली मां है। और हो सकता है दोनों माताएं मर जाएं, लेकिन मुकदमा चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो हिंदुस्तानी न्याय पद्धति थी जिसमें 3 मिनट में न्याय मिलता था।
ये अंग्रेजियत की न्याय पद्धति है जिसमें वर्षों वर्षों मुकदमे चलते रहते हैं। और यही कारण है कि आज हिंदुस्तान की अदालतों में 4 करोड़ से ज्यादा मुकदमे लटके हुए हैं। 4 करोड़, आप जरा कल्पना करिए तो अंदर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। माने 4 करोड़ परिवार हिंदुस्तान में न्याय की आस में बैठे हुए हैं, पता नहीं कब न्याय मिलेगा उनको। हिंदुस्तान में मुश्किल से 15-16 करोड़ परिवार हैं और उन 15-16 करोड़ परिवारों में 4 करोड़ परिवार अगर न्याय की आस में बैठे हुए हैं तो ये कौन सी न्याय पद्धति है? माने 1/4 परिवार न्याय की तलाश में है, पता नहीं कब न्याय मिलेगा उनको। इसलिए आपको ये बदलनी पड़ेगी पद्धति, और एक हिंदुस्तानी पद्धति आपको लानी ही पड़ेगी इस देश में। और हिंदुस्तानी पद्धति इसलिए लानी पड़ेगी कि हजारों साल वो पद्धति चलती रही और उसमें न्याय मिलता रहा। इतिहास में इस बात के प्रमाण है। हिंदुस्तान में एक से एक न्यायप्रिय राजा हुए हैं। तो जिस देश में न्यायप्रिय राजाओं की भरमार रही हो उस देश में न्याय पद्धति जरूर रही होगी। उसको तलाशने की जरूरत है, उसको खोजने की जरूरत है। हो सकता है वो उसी स्वरूप में आज लागू नहीं हो पाए तो थोड़ा हेर फेर करके, थोड़ा बदल के हम उसको लागू करा सकते हैं। इसलिए ये न्याय पद्धति भी बदलनी पड़ेगी। माने पूरी व्यवस्था आपको बदलनी है, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजियत की व्यवस्था। तभी हमको सच्ची आजादी मिलेगी। अब तक हम क्या कर रहे हैं? व्यवस्था नहीं बदल रहे हैं, हम सत्ताएं बदल रहे हैं। एक पार्टी का राज आता है, दूसरे का आ जाता है, दूसरे का आता है, फिर तीसरे का आता है, तीसरे का आ जाता है, फिर चौथे का आ जाता है, फिर 5वें का आ जाता है। माने पार्टियों को हम बदल रहे हैं लेकिन व्यवस्था वही चल रही है। अब मैं आपसे यह कहने आया हूं कि पार्टियों को बदलने का काम बंद करिए, व्यवस्था बदलने का काम शुरू करिए। और इसको मैं एक मुहावरे के रूप में कहता हूं कि हम क्या कर रहे हैं? कार का ड्राइवर बदल रहे हैं, कार वही चल रही है जो अंग्रेजों के जमाने में चल रहा है। इसलिए अब इस कार को बदलिए। तो आप इन तर्कों में मत फंसिए जो राजनीतिक पार्टियां आपको फंसाना चाहती हैं। पार्टियों के तर्क क्या है? स्थिरता। तो पूछिए प्रश्न कि इस स्थिरता ने दिया क्या हमको 50 साल? वही अंग्रेजों की व्यवस्था। स्थिरता का माने क्या? अंग्रेजों की चलाई गई 250 साल पुरानी व्यवस्था आज भी चलते रहे, यही स्थिरता। स्थिरता का माने यह नहीं होता। हमको गंभीरता से सोचना चाहिए कि ये पार्टियां 50 साल से हमको बेवकूफ बना रही हैं और बेवकूफ बना बना के आपसे वोट ले जा रही हैं। अब तो इसमें परिवर्तन की बातें सोचिए। और परिवर्तन कैसे होता? परिवर्तन करने के लिए एक छोटा सा काम करना पड़ता है। जिन चीजों का आप परिवर्तन कराना चाहते हैं उन चीजों पर समाज में बहस करना शुरू कर दीजिए। हमारे देश में पता है क्या कहते हैं? भारतीय संस्कृति और परंपरा में यह कहा जाता है कि शब्द ब्रह्म है, इसलिए उसको समझकर बोलिए। माने क्या है? शब्द में बहुत शक्ति। तो अगर शब्द में शक्ति है और शब्द की शक्ति कितनी जबरदस्त होती है, इस देश में आपको 2 ही उदाहरण मैं दूं कि भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे गीता का। क्यों? क्योंकि गीता शुरू होने के पहले अर्जुन युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं है, कायर है, कमजोर है, नपुंसक है और कह रहा है कि इन कौरवों को क्यों मारूं और कैसे मारूं, ये तो मेरे अपने भाई बांधव हैं। कृष्ण उसको समझा रहे हैं कि ये तुम्हारे भाई बांधव नहीं है, ये अधर्मी हैं, इन्होंने नाश किया है धर्म का, इसलिए इनको मारना तुम्हारा धर्म है। लेकिन अर्जुन हिम्मत नहीं कर रहा है, बाण नहीं चल रहा है उस पर। तो कृष्ण ने सुनाई है उसको गीता। गीता माने कुछ शब्द हैं जिनसे मिलकर बने हैं श्लोक। तो शब्दों का भंडार कृष्ण ने खोला है और उन शब्दों को सुन सुनकर अर्जुन इतना शक्तिशाली हुआ है कि फिर उसने बाण चलाए। माने शब्द से आदमी बदल जाता है। दूसरा एक उदाहरण दूं कि हिंदुस्तान में आपने तमाम राजाओं के बारे में सुना होगा जिनकी सेनाएं हार रही हैं, भाग रही हैं। राजाओं ने ललकारना शुरू कर दिया, भागती हुई सेनाएं रुक गई हैं और फिर जीता है युद्ध। ऐसे एक नहीं सैकड़ों उदाहरण है हिंदुस्तान में। तो शब्द हैं जिनको आप इस्तेमाल करना अगर सीख जाएं तो हिंदुस्तान में बड़े बड़े परिवर्तन हो जाते हैं। और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया में बड़े बड़े परिवर्तन हो जाते हैं। फ्रांस में क्रांति हुई थी। फ्रांस की क्रांति हुई थी 3 शब्दों के आधार पर, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये जो इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी क्या है? ये 2 शब्द हैं। इन्हीं दोनों शब्दों ने पूरे फ्रांस की व्यवस्था को बदल दिया था। दुनिया में किसी भी देश में आप जाइए, इतिहास उठाकर पढ़िए, हर उस देश की व्यवस्था बदल जाती है जिस देश में लोग शब्दों का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। तो आप
इस देश की व्यवस्थाओं को अगर बदलने के लिए तैयार हैं और आपको लगता है कि जो कुछ चल रहा है वो सत्यानाशी है, अत्याचारी है, हम इसको अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो आप इसको कहना शुरू करिए। कहने में बहुत शक्ति होती है और आप ये कहने की शक्ति के उदाहरण देखिए। मान लीजिए आपके घर में आग लगी और आग लगी है तो आप चिल्लाते हैं, घर के बाहर खड़े हो जाते हैं, मोहल्ले में खड़े होकर चिल्लाते हैं मेरे घर में आग लगी है, आग लगी, आग लगी। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है और पूरा मोहल्ला जब इकट्ठा हो जाता है तो हर व्यक्ति अपनी पूरी ताकत लगा के उस आग को बुझाने की कोशिश करता। किसी के पास बाल्टी होती है, बाल्टी से पानी डालता, किसी के पास लोटा होता है, वो लोटे से पानी डालता, किसी के पास कुछ नहीं होता तो पूरे गांव में घूम घूम कर चिल्लाता है कि आग लगी है, आग लगी, आग लगी है। आज हमारे देश में वही अंग्रेजियत की आग लगी है। हमको ये चिल्लाना शुरू करना पड़ेगा, कम से कम इसको चिल्लाना शुरू करिए और इसके चिल्लाने में बहुत शक्ति निकलेगी। आप कहना शुरू करिए कि यह अंग्रेजियत की व्यवस्था क्यों चल रही है 50 साल से। एक साधारण सा वाक्य बोलना शुरू कर दीजिए अपने जीवन में। हर एक दूसरे से पूछिए कि 50 साल से अंग्रेजों की व्यवस्था क्यों चल रही है, 250 साल पुराने कानून क्यों चल रहे हैं, वही कानून क्यों चल रहे हैं जो अंग्रेजों ने बनाए थे। ये बातें जब घूमने लगेंगी पूरे भारतीय परिवेश में तो इन बातों में से शक्ति पैदा होगी और वही शक्ति व्यवस्था परिवर्तन के काम में आएगी।